हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए साइंस यानी विज्ञान के 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं। यानी लघु उत्तरीय प्रश्न 15 हम बताने वाले हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछने की संभावना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को देखिएगा। जो क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग उसे कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। बताना है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। इसका उत्तर है कि जब नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई दे, जब नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे। देखिए यहाँ पर जब नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष में जब नजदीक यानी निकट भी बोल सकते हैं, जब निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अगर कोई व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस चश्मे का व्यवहार किया जाता है। बस इतना लिखिएगा, आप लोग का 2 में 2 अंक मिल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि संक्षारण किसे कहते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि संक्षारण किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। संक्षारण किसे कहते हैं तो इसका उत्तर है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं लोहा एक धातु है, लोहा को अगर मतलब कि बाहर फेंक देंगे या बाहर खुला में रखेंगे तो क्या होगा कि अम्ल नमी आदि से अभिक्रिया कर लेगा, नमी से अभिक्रिया कर लेगा और उस पर देखिएगा कि परत चढ़ जाएगा यानी संक्षारित हो जाएगा। उसे ही हम क्या कहते हैं तो संक्षारण कहते हैं। यह भी सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि संक्षारण रोकने का उपाय लिखे। अब यहाँ पर पूछा गया कि संक्षारण रोकने का उपाय क्या होगा। यानी जब संक्षारित हो जाता है तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट में लिखा गया है 3 पॉइंट में। पहला है कि धातु के सतह पर पेंट लगाकर संक्षारण को रोक सकते हैं। पहला है कि धातु के सतह पर पेंट करके हम संक्षारण को रोक सकते हैं। और दूसरा है कि धातु की सतह पर एल्युमिनियम या जस्ता की परत चढ़ाकर भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं। धातु की सतह पर एल्युमिनियम या जस्ता की परत को चढ़ाकर हम संक्षारण को रोक सकते हैं। और तीसरा नंबर है यहाँ पर कि धातुओं की सतह पर ग्रीस लगाकर भी संक्षारण को रोका जा सकता है। धातुओं की सतह पर हम ग्रीस लगाकर भी संक्षारण को रोक सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर है उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखे। यहाँ पर उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखना है। तो पहला उपयोग है यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग लिखिएगा कि उत्तल दर्पण का 2 उपयोग निम्नलिखित है। उसके बाद 1 नंबर में लिखिएगा कि साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है तो साइड मिरर के रूप में होता है। और दूसरा नंबर लिखिएगा कि सड़क या गली में स्टील लाइट में परावर्तक के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो 2 पॉइंट हो गया, 2 ही पूछा गया था कि 2 उपयोग लिखे। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है तो साइड मिरर के रूप में। ज़्यादातर यही ऑप्शन रहता है साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पूछा गया है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मिश्र धातु क्या है। तो इसका उत्तर है कि किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर बना सामग्री मिश्रण मिश्र धातु ही कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर यानी धातु और अधातु से मिलकर अन्य धातु से मिलकर बना सामग्री मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। यानी जिसमें मिश्रण हो, दो चीज का मिश्रण हो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो जैसे कि देख सकते हैं पीतल क्या है तो पीतल एक मिश्र धातु है। यहाँ पर स्टील क्या है तो स्टील भी एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है, कांसा भी एक मिश्र धातु है। याद रखिएगा इसका
उदाहरण है। यहाँ पर 3 उदाहरण दिया गया है, पीतल, स्टील और कांसा। ये तीनों मिश्र धातु हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर पूछा गया है, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। बताना है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर है कि लोहे की वस्तुओं को नमी युक्त हवा में रखने पर उसे जंग लग जाता है। जंग लगने से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं लोहे की वस्तुओं को। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर पूछा गया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। बताना है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर है यहाँ पर कि पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है, तो ऊर्जा मुक्त करता है, यानी ऊर्जा बाहर करता है। अर्थात भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर कि पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। अर्थात भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इतना लिखिएगा, आप लोग का 2 अंक मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन जो लंबा है वह हो सकता है कि आप लोग का 5 अंक में भी पूछा जाए, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। बताना है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो इसका उत्तर है कि निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। क्या होता है, तो निष्क्रिय गैस जब हम भरते हैं तो इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैस है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन भी निष्क्रिय गैस है, आर्गन भी निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस में तंतु वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर पूछा गया है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। अब यहाँ पर बताना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो इसका उत्तर है कि जब प्रकाश किसी ऐसा माध्यम में गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत कण होते हैं, तो इसके साथ प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा कि जब प्रकाश किसी ऐसा माध्यम में गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत कण होते हैं, तो इसके साथ प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर पूछा गया है कि हरित लौक क्या है। बताना है कि हरित लौक क्या है। तो इसका उत्तर है कि यह केवल पादप कोशिकाओं के हरे भाग में पाया जाता है। हरित लौक कहाँ पाया जाता है, तो केवल पादप कोशिकाओं के हरे भाग में पाया जाता है। हरित लौक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज का निर्माण करता है। यह भी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर पूछा गया है कि क्षार की परिभाषा लिखिए। क्षार की परिभाषा या क्षार का गुण लिखिए। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए पहला नंबर पॉइंट है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। सबसे पहले तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा नंबर है कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। याद रखिएगा, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। लेकिन क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देता है। यानी जलीय विलयन यहाँ पर OH ऋणात्मक आयन
साइन देता है। और 4 नंबर लिखिएगा कि यह प्रक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है, यह प्रक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। और 5 नंबर लिखिएगा कि यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। तो 5 पॉइंट हो गया, काफ़ी है, इतना लिखिएगा, 2 अंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में पीएच का 5 उपयोग लिखिए। यहाँ पर दैनिक जीवन में पीएच का क्या उपयोग है, 5 लिखना है, 5। तो इसका उत्तर है कि कृषि कार्य में मुद्रा का पीएच ज्ञात करने में भी होता है। दूसरा नंबर है कि दवाई उत्पादन में भी। तीसरा नंबर है कि जलीय जीवन के संरक्षण में भी पीएच का उपयोग होता है। 4 नंबर है कि विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता ज्ञात करने में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं। बताना है कि हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है कि पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश तथा हरित लौ की सहायता से अपने तथा जीव जगत के दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा कि पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O यानी जल होता है। तो पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, सूर्य प्रकाश तथा हरित लौ की सहायता से अपने तथा जीव जगत के लिए दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। यह भी क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब 2 अंक में, जो कि ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है, न कि उत्तल दर्पण और न कि यहाँ पर अवतल दर्पण। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है। तो यहाँ पर माइनस प्लस हमें नहीं देखना है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी का फार्मूला होता है यहाँ पर F बराबर R/2। F क्या होता है, तो F होता है फोकस दूरी, और R क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया है और बाई 2 है। तो यहाँ पर देखिए F निकालना है, यानी फोकस दूरी निकालना है। R के जगह 50 है और यहाँ पर बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 25 सेंटीमीटर आएगा, जो कि देखिए यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो 25 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बताना है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन तो अभी आप लोग का याद हो गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया करते हैं। याद रखिएगा, 2 बार 3 बार हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप लोग का 90% यहीं पर याद हो जाए। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदलता है। यहाँ पर अभिकारक टूटता है और यहाँ पर उत्पाद में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर आप लोग का साइंस यानी विज्ञान के 15 लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिए हैं।